कमरे में मध्यम रोशनी बिखरी हुई थी और बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों के कांच पर अपनी ताल दे रही थी। हवा में एक अजीब सी मादकता घुली हुई थी। डॉक्टर, रूहान ने धीरे से इशिता के चेहरे पर बिखरी हुई लटों को उसके कान के पीछे किया। इशिता की पलकें झुकी हुई थी और उसकी सांसें थोड़ी भारी चल रही थी। रूहान की उंगलियों ने जब इशिता की कलाई को थामकर उसे अपनी ओर खींचा तो इशिता का दिल जोर से धड़क उठा। उसने अपनी हथेलियां रूहान के सीने पर रख दी, जहां उसे रूहान की धड़कनें साफ महसूस हो रही थी। बिना एक शब्द कहे दोनों की खामोशी सब कुछ बयां कर रही थी। रूहान ने झुककर इशिता के माथे को चूमा और उस एक स्पर्श ने इशिता के भीतर के सारे तूफानों को शांत कर दिया। वो धीरे से रूहान के गले लग गई, जैसे उसे दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना मिल गया हो। ये वो पल था जब दो रूहें एक दूसरे में घुल रही थी, जहां शब्दों की जरूरत खत्म हो जाती है। उफ, माँ देखो ना, खून निकल रहा है, मैं मर जाऊंगी दर्द से। इशिता की चीख से पूरा रायचंद विला गूंज उठा था। सुमित्रा जी ने सिर पीट लिया। इशिता, बस करो, एक छोटा सा कांच का टुकड़ा चुभा है, कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा। इशिता, जो उदयपुर के सबसे बड़े रईस विक्रमजीत राय की इकलौती और लाडली बेटी थी, सोफे पर बैठकर ऐसे रो रही थी जैसे उसका पैर कट गया हो। आप नहीं समझोगी माँ, ये बहुत गहरा है, उसने सिसकते हुए कहा। तभी मुख्य द्वार से एक गंभीर और प्रभावशाली व्यक्ति अंदर दाखिल हुआ। वो डॉक्टर रूहान थे, जो शहर के सबसे बड़े सर्जन थे और विक्रमजीत के पारिवारिक मित्र के बेटे भी। वो इसी विला के एक हिस्से में रहते थे। क्या तबाही मची है यहाँ? रूहान ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा। रूहान बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए। जरा देखो तो इस ड्रामा क्वीन को। कांच का एक जरा सा टुकड़ा लगा है और इसने आसमान सिर पर उठा लिया है, सुमित्रा जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा। रूहान ने अपना बैग रखा और इशिता की ओर बढ़ा। इशिता ने उसे देखते ही मुंह बना लिया। वो रूहान को हिटलर डॉक्टर कहती थी, क्योंकि वो कभी उसकी बचकानी हरकतों पर नहीं हंसता था। पैर दिखाओ, रूहान ने आदेशात्मक स्वर में कहा। नहीं, आप बहुत दर्द देते हो, मैं खुद निकाल लूंगी, इशिता ने नखरे दिखाए। रूहान ने बिना उसकी बात सुने उसका पैर पकड़कर अपनी जांघ पर रखा। उसके हाथ सख्त लेकिन स्थिर थे। इशिता के पैर रुई जैसे नरम थे, जिन पर कभी धूप की सख्ती नहीं पड़ी थी। रूहान ने एक चिमटी निकाली और इशिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर अब चिल्लाई तो एक इंजेक्शन भी लगा दूंगा। इशिता सहम कर चुप हो गई। पलक झपकते ही रूहान ने कांच का टुकड़ा निकाल दिया और दवा लगा दी। हो गया, रूहान खड़ा होते हुए बोला, और अगली बार नंगे पैर बगीचे में दौड़ना बंद करो, तुम बच्ची नहीं हो। खड़ूस कहीं के, इशिता ने बड़बड़ाते हुए कहा, लेकिन तब तक रूहान वहां से जा चुका था। अगले दिन रूहान अपने हॉस्पिटल के कैबिन में बैठा फाइलों में व्यस्त था कि तभी उसका बचपन का दोस्त अभिमन्यु सिंह तूफानी अंदाज में अंदर आया। अभिमन्यु एक तेज तर्रार पुलिस ऑफिसर और रईस खानदान का वारिस था, जो अभी अभी लंदन से लौटा था। और भाई, कैसा है हमारा सीरियस डॉक्टर? अभिमन्यु ने हंसते हुए रूहान को गले लगाया। तू कब सुधरेगा अभी? दरवाजे पर नॉक करना कब सीखेगा? रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा। जब तू हंसना सीख जाएगा, अभिमन्यु ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। चल, आज शाम को शूटिंग रेंज चलते हैं, बहुत दिन हुए निशाना नहीं लगाया। शाम को दोनों शूटिंग रेंज पर थे। अभी वे अपनी बातों में मशगूल थे कि रूहान के फोन पर हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल आया। सर, डॉक्टर आयशा को एक मरीज ने बंधक बना लिया है, वो उसके गले पर कैंची रखकर खड़ा है। रिसेप्शनिस्ट की घबराई हुई आवाज आई। रूहान और अभिमन्यु तुरंत हॉस्पिटल पहुंचे। वहां का दृश्य भयावह था। एक मानसिक रूप से अस्थिर मरीज ने डॉक्टर आयशा, जो एक शांत और बेहद खूबसूरत डेंटिस्ट थी, को पकड़ रखा था। आयशा की आंखों में मौत का खौफ था। कोई आगे मत आना, वरना मैं इसे मार दूंगा, वो आदमी चिल्लाया।
रूहान ने स्थिति को संभालने की कोशिश की। देखो, शांत हो जाओ, हम बात कर सकते हैं। लेकिन वो आदमी सुनने को तैयार नहीं था। अभिमन्यु भीड़ के पीछे से चुपचाप एक तरफ हुआ। उसकी बाज जैसी नजरें उस आदमी की हर हरकत को भांप रही थी। जैसे ही उस आदमी का ध्यान जरा सा भटका, अभिमन्यु ने बिजली की तेजी से अपनी बंदूक का बट उसकी कलाई पर दे मारा। कैची नीचे गिर गई और अभिमन्यु ने उसे जमीन पर दबोच लिया। आयशा कांप रही थी और दीवार के सहारे नीचे खिसक गई। अभिमन्यु ने उस अपराधी को पुलिस के हवाले किया और आयशा की ओर मुड़ा। आयशा का चेहरा पीला पड़ चुका था। आप ठीक हैं? अभिमन्यु ने अपनी जैकेट उतारकर उसके कंधों पर डालते हुए पूछा। आयशा ने सिर हिलाया, लेकिन उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। अभिमन्यु, जो लड़कियों से दूर ही रहता था, पहली बार किसी के आंसुओं से विचलित हुआ। उसने आपको छुआ तो नहीं? अभिमन्यु की आवाज में एक अजीब सी सख्ती और परवाह थी। नहीं, बस डर गई थी, आयशा ने धीमी आवाज में कहा। रूहान ने आयशा को घर भेजने का इंतजाम किया, लेकिन वो देख सकता था कि अभिमन्यु की नजरें आयशा पर ही टिकी थीं। कुछ दिनों बाद रायचंद विला में फिर से हंगामा बरपा था। पापा प्लीज, मुझे अपने दोस्तों के साथ गोवा ट्रिप पर जाना है, सब जा रहे हैं। इशिता ने नाश्ते की मेज पर जिद पकड़ ली। विक्रमजीत जी ने अखबार नीचे रखा। नहीं इशिता, तुम जानती हो शहर का माहौल ठीक नहीं है और मुझे तुम्हारी सुरक्षा की चिंता रहती है। आप हमेशा ऐसा करते हैं। मैं 21 साल की हो गई हूं। इशिता ने पैर पटका। तभी रूहान वहां आ गया। विक्रमजीत जी ने उसकी ओर देखा। रूहान, तुम ही समझाओ इसे, ये अकेले गोवा जाना चाहती है। रूहान ने इशिता को देखा और सपाट लहजे में कहा, अंकल सही कह रहे हैं, बाहर हालात सुरक्षित नहीं हैं और इशिता जैसी लापरवाह लड़की के लिए तो बिल्कुल नहीं। इशिता का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। आप कौन होते हैं मेरे बारे में फैसला लेने वाले? आप सिर्फ हमारे डॉक्टर हैं, मेरे पापा नहीं। इशिता, विक्रमजीत जी ने डांटा। तमीज से बात करो। गुस्से में इशिता वहां से चली गई। उस रात विक्रमजीत जी को अचानक सीने में तेज दर्द उठा। घर में अफरा तफरी मच गई। रूहान ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया। जब विक्रमजीत जी की हालत थोड़ी स्थिर हुई तो उन्होंने रूहान का हाथ पकड़ लिया। रूहान, मुझे नहीं पता मेरे पास कितना वक्त है। मेरे जाने के बाद मेरी इशिता का क्या होगा? वो बहुत नादान है, दुनियादारी नहीं समझती। विक्रमजीत जी की आंखों में आंसू थे। अंकल, आप ठीक हो जाएंगे, रूहान ने ढाढ़स बंधाया। नहीं बेटा, मुझे एक वादा चाहिए। मेरी इशिता का हाथ थाम लो। मैं जानता हूं तुम उसे कभी रोने नहीं दोगे। मैं अपनी बेटी की सुरक्षा सिर्फ तुम्हारे हाथों में देख सकता हूं, विक्रमजीत जी ने कहा। रूहान चौंक गया। उसने कभी इशिता को उस नजर से नहीं देखा था, लेकिन अपने पिता समान विक्रमजीत जी की गिरती हालत देखकर वो मना नहीं कर पाया। ठीक है अंकल, अगर इससे आपको सुकून मिलता है तो मैं तैयार हूं। अगले ही दिन इशिता को यह फरमान सुना दिया गया। वो सन्न रह गई। उस हिटलर से शादी? कभी नहीं। लेकिन अपने पिता की बीमारी और उनकी कसम के आगे वो हार गई। उसने गुस्से और नफरत के साथ शादी के लिए हाँ तो कर दी, लेकिन मन ही मन उसने कसम खाई कि वो रूहान की जिंदगी नरक बना देगी। शादी बेहद सादगी से हुई। इशिता लाल जोड़े में किसी अप्सरा जैसे लग रही थी, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। विदाई के वक्त वो अपने पिता से लिपटकर रोई, लेकिन रूहान की तरफ देखा तक नहीं। रूहान के घर यानी उसी विला के दूसरे विंग में जब इशिता पहली बार आई तो उसने कमरे का दरवाजा जोर से बंद किया। रूहान अंदर आया तो देखा इशिता बिस्तर के बीचों बीच बैठी थी, जैसे जंग के मैदान में हो। देखो मिस्टर डॉक्टर, इशिता ने उंगली उठाते हुए कहा, यह शादी सिर्फ पापा के लिए है, मुझसे दूर रहना,
रूहान ने अपनी टाई ढीली की और सोफे की ओर बढ़ा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे शादी करने के लिए बेताब था? ये मैंने भी सिर्फ अंकल के लिए किया है। सो जाओ, मुझे सुबह जल्दी हॉस्पिटल जाना है। रूहान की इस बेरुखी ने इशिता को और चिढ़ा दिया। वो चाहती थी कि वे लड़े, लेकिन रूहान तो उसे नजरअंदाज कर रहा था। दिन बीतते गए। इशिता और रूहान के बीच एक शीत युद्ध चल रहा था। इशिता जानबूझकर घर में तेज संगीत बजाती, रूहान की किताबें इधर उधर कर देती, खाने में मिर्च डाल देती। रूहान सब कुछ शांति से बर्दाश्त करता, जो इशिता को और ज्यादा गुस्सा दिलाता। दूसरी तरफ अभिमन्यु और डॉक्टर आयशा की कहानी अलग मोड़ ले रही थी। आयशा की मां को किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत थी और उनके पास पैसे नहीं थे। अभिमन्यु को यह पता चला तो उसने गुमनाम रहकर सारी मदद कर दी, लेकिन आयशा को पता चल गया। वो अभिमन्यु का शुक्रिया अदा करने उसके ऑफिस पहुंची। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आयशा ने कहा। मैं अपने लोगों की तकलीफ नहीं देख सकता, अभिमन्यु ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बातों में एक गहरा अर्थ छिपा था। कुछ हफ्तों बाद मौसम बदला और इशिता बीमार पड़ गई। उसे तेज बुखार था, लेकिन अपनी जिद के कारण वो किसी को बता नहीं रही थी। वो कंबल में लिपटी कांप रही थी। रूहान जब शाम को घर आया तो उसने देखा कि इशिता सोफे पर बेसुध पड़ी है। उसने तुरंत उसका माथा छूकर देखा। हे भगवान, इतना तेज बुखार! रूहान ने उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटाया। इशिता, आंखें खोलो, दवा लेनी पड़ेगी। इशिता ने आंखें खोली। नहीं, मुझे कड़वी दवा नहीं खानी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। पागलपन मत करो, अगर दवा नहीं खाओगी तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, रूहान ने सख्ती से कहा और अपनी मेडिकल किट से सिरिंज निकाली। इंजेक्शन का नाम सुनते ही इशिता में जैसे बिजली दौड़ गई। वो लड़खड़ाते हुए उठी और बाथरूम की ओर भागी। नहीं, खबरदार जो मेरे पास आए! रूहान भी उसके पीछे भागा। इशिता, गिर जाओगी! बाथरूम में फर्श गीला था। इशिता का पैर फिसला और वो सीधे बाथटब की ओर गिरी। रूहान ने उसे बचाने के लिए छलांग लगाई। दोनों एक साथ बाथटब में गिरे और ऊपर से शावर का नॉब खुल गया। ठंडा पानी दोनों के ऊपर गिरने लगा। इशिता डर और ठंड से कांप रही थी और उसने अनजाने में रूहान की शर्ट को कसकर पकड़ लिया था। वो पूरी तरह रूहान के सीने से चिपकी हुई थी। रूहान ने उसे संभाला और उसके भीगे हुए बालों को चेहरे से हटाया। उस पल पानी की बूंदों के बीच समय जैसे थम गया। इशिता ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रूहान को देखा। आज उसे रूहान की आंखों में गुस्सा या सख्ती नहीं, बल्कि गहरी चिंता और कुछ और, शायद प्यार दिखाई दिया। रूहान की सांसें इशिता के चेहरे से टकरा रही थीं। इशिता की कपकपी देखकर रूहान ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मैं तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचने दूंगा इशिता, कभी नहीं, उसने भारी आवाज में कहा। इशिता के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे अपनी नफरत पिघलती हुई महसूस हुई। उस ठंडे पानी में भी रूहान की बाहों की गर्मी ने उसे एक अजीब सा सुकून दिया। रूहान ने धीरे से इशिता का चेहरा ऊपर उठाया। दोनों के चेहरे इंच भर की दूरी पर थे। इशिता ने अपनी आंखें मूंद ली। ये एक मौन स्वीकृति थी। रूहान ने झुककर अपने होठ इशिता के होठों पर रख दिए। वो स्पर्श कोमल था, लेकिन उसमें जज्बातों का एक सैलाब उमड़ रहा था। उस एक पल ने उनकी जबरदस्ती की शादी की सारी दीवारों को ढहा दिया। रूहान ने शावर बंद किया और भीगी हुई इशिता को बाहों में उठाकर बाहर लाया। उसने उसे तौलिए से पोंछा और सूखे कपड़े पहनाए। पूरी रात रूहान उसके सिरहाने बैठा पट्टियां बदलता रहा। सुबह जब इशिता की आंख खुली तो उसने देखा कि रूहान उसी के हाथ को अपने गाल से लगाकर सोफे पर बैठा बैठा सो गया है। इशिता के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे एहसास हो गया कि उसका हिटलर डॉक्टर असल में उसका रक्षक है। उधर
अभिमन्यु की दादी का अचानक देहांत हो गया। वो पूरी तरह टूट गया था। वो अपनी हवेली में अकेला अंधेरे कमरे में बैठा था। आयशा, जिसे खबर मिली थी, वहां पहुंची। उसने देखा कि वो मजबूत और निडर पुलिस वाला आज एक बच्चे की तरह रो रहा है। आयशा ने संकोच त्याग दिया और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखा। अभिमन्यु ने उसे देखा और तुरंत उसे गले लगा लिया। वो उसके कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रोया। मैं अकेला हो गया आयशा, उसने सिसकते हुए कहा। आप अकेले नहीं हैं, आयशा ने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। मैं हूं ना। उस दुख की घड़ी ने उन दोनों को हमेशा के लिए एक कर दिया। अभिमन्यु ने उसी वक्त तय कर लिया कि वो आयशा को कभी जाने नहीं देगा। कुछ महीनों बाद रूहान और इशिता की जिंदगी अब बदल चुकी थी। अब घर में झगड़े नहीं बल्कि प्यार भरी नोक-झोंक होती थी। एक शाम रूहान जल्दी घर आ गया। इशिता बालकनी में खड़ी बारिश देख रही थी। रूहान ने पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में घेर लिया। क्या सोच रही हो मिसेस राय? रूहान ने उसके कान में फुसफुसाया। इशिता ने पलटकर उसके गले में बाहें डाल दी। सोच रही हूं कि अगर उस दिन मुझे कांच नहीं चुभा होता तो क्या आज हम साथ होते? रूहान हंसा। तुम और तुम्हारी मुसीबतें, हम कहीं भी होते, तकदीर हमें मिलवा ही देती। आई लव यू मेरे खड़ूस डॉक्टर, इशिता ने शरारत से कहा। आई लव यू टू मेरी मुसीबत, रूहान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसे अपनी गोद में उठा लिया। बाहर बारिश तेज हो गई थी, लेकिन उनके कमरे में प्यार की गर्माहट थी जो अब जिंदगी भर रहने वाली थी।